देखिए इंडक्टिव इफेक्ट पे कैसे बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट देखने की तब आवश्यकता पड़ती है जब बेस का जो नेगेटिव चार्ज होता है, बेस का जो नेगेटिव चार्ज होता है या लोड का अब वॉइस क्लियर नहीं हुई। अब देखो ये सर अब आ रही अब आ रही। अच्छा तो इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन आपको तब अप्लाई करना पड़ेगा जब बेस का नेगेटिव चार्ज या लोड पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, आप अगर कोई आपको ऐसा बेस दिया है जैसे एलिफेटिक एमीन दिया हुआ है, तो एलिफेटिक एमीन में आप देखेंगे कि बेस का जो लोड पेयर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम लोग आई इफेक्ट की बात करते हैं। और ऐसे केस में ऐसे ये एनिलीन है RNH2 और इसके साथ एक एल्काइल ग्रुप अटैच किया हुआ है, और इस R का एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं उनका I में कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट है ना। तो ये अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन की तरफ क्या कर रहा होगा? शिफ्ट कर रहा होगा, जिससे इसके नाइट्रोजन के ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर डेंसिटी है वो क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि जितना ज्यादा ये आई इफेक्ट लगा रहा होगा, इसका प्लस आई जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी क्या हो रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। और ये लोन पेयर आपका लोकलाइज्ड है, ये कोई रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व है नहीं। तो जितना ज्यादा नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी बेटा बढ़ेगी उतना ही उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आई इफेक्ट के बेसिस पे क्या बोल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एज द आई प्लस आई इफेक्ट, एज द प्लस आई इफेक्ट ऑन नाइट्रोजन एटम इन एमीन्स इंक्रीजेस, है ना। एमीन्स में नाइट्रोजन एटम पे जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बेटा बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होता है? इंक्रीज करता है। ठीक है, तो अगर एलिफेटिक एमीन्स दिए जाए तो वहां पर ये बात हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें कि बेसिसिटी जो एमीन्स की बेसिसिटी है वो प्लस आई इफेक्ट के क्या हो रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। प्लस आई के क्या है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर इसी का उल्टा हम लोग बात करें कि अगर कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जाए एमीन के साथ जो आई में माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा हो, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ क्या करेगा? पुल कर लेगा, है ना। इसी के बगल में ये एग्जांपल भी लिख सकते हो कि जैसे मान लो कोई ऐसा ग्रुप लगा दो जो आई में शो कर रहा हो माइनस आई में। ठीक है, जैसे आपने कोई ग्रुप लगाया और सपोज ये आई में कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई। ठीक है, तो क्या करेगा ये जो नाइट्रोजन की लोन पे डेंसिटी है, ठीक है, उसको और कम कर देगा ये। ठीक है, क्योंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा? पुल करेगा। अगर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपने पुल करेगा तो नाइट्रोजन पे लोन पे डेंसिटी पहले की कंपैरिजन में क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है? लोन पे डेंसिटी, नाइट्रोजन पे जो लोन पे डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, और लोन पे डेंसिटी अगर कम होगी तो बेसिसिटी कम हो जाएगी, है। तो बेस अच्छे होंगे और जिन पे नाइट्रोजन पे लोन पे डेंसिटी ज्यादा। हाँ बोलो सर, इसमें जी क्या है? जी कोई फंक्शनल ग्रुप मान के चल रहे हैं, कोई ऐसा अच्छा, फंक्शनल ग्रुप जो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, अभी जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा केस हो जिसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व ना हो, तो वहां पर ये भी देख लेते हैं कि आई इफेक्ट भी आपको देखना पड़ सकता है, और आई इफेक्ट के बेसिस पे आपको बेसिकली कंपेयर करनी पड़ सकती है। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको उसने 3 एमीन दिए हुए हैं और ये तीनों एमीन आपके एलिफेटिक एमीन है ना। और ये तीनों एमीन कैसे हैं? एलिफेटिक एमीन। तो बताइए, संभव ही बताइए, ए बी सी में क्या ऑर्डर होगा बेसिक कैरेक्टर का? है ना, पहले आंसर बताइए, आंसर क्या होगा? ए बी सी में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए?
ए का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, गुड। फिर बी का, फिर सी का, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। रीजन बता सकते हो किस बेसिस पे आपने बताया? ए में तो प्लस आई सब लग रहा फेनिल है, का ठीक सब माइनस आई इफेक्ट होता ए है। में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ए में तो हमें प्लस आई लगता है, वो दिख रहा है ना। अब बी में देखा जाए तो एक फेनिल एक्स्ट्रा दिख रहा है सेकेंड कार्बन पे, देखो, है ना। तो फेनिल का आई में कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, जिससे नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, है। और सी में तो उसने सेकेंड पोजीशन पे दो दो फेनिल रिंग लगा रखी है, और यहाँ पे दोनों फेनिल का कलेक्टिवली क्या लगा होगा? माइनस आई इफेक्ट। तो दो फेनिल माइनस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सी में हो जाएगी, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा कूलिंग नेचर इसी में दिख रहा है अपन लोगों को। तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग बेस हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, देन सी हो जाएगा, ठीक है। बोलो सर ये भाई। फिर से बताया जा सकते हैं। फिर से बता दें। अच्छा, इसमें देखो बेसिक चीज तो सिंपल है कि जो पहला एमीन है, इसमें तो एल्किल ग्रुप अटैच है, 3 कार्बन का एल्काइल है, प्रोपिल, CH2 CH2 CH3। तो इसका तो बेटा प्लस आई लग रहा होगा, और प्लस आई इफेक्ट की वजह से वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ क्या कर रहा होगा? शिफ्ट करा रहा होगा, जिससे नाइट्रोजन की लोन पेयर डेंसिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी, है ना। लेकिन बी में उल्टा हो रहा है। बी में सेकंड पोजीशन पे देखो तो फेनिल लगा हुआ है, फेनिल का आई में कौन सा इफेक्ट होता है? ये याद है आपको? यस है ना, जिसने पूछा है उससे पूछ रहा हूं मैं। फेनिल का यस आई में कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई होता है ना। माइनस है। हाँ, तो ये क्या करेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरफ पुल करेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी क्या हो रही होगी? कम हो रही होगी। नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी कम हो रही है, मतलब बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है। और सी में बेटा दो दो फेनिल रिंग्स बनी हुई है ना, तो दोनों का माइनस आई इफेक्ट कलेक्टिवली लग रहा होगा। अब दो फेनिल रिंग का माइनस आई इफेक्ट एक फेनिल से तो ज्यादा ही होगा, ठीक है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो इस पे सबसे कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जैसे जैसे आप देखो तो लेफ्ट टू राइट आप देखो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, मतलब बेसिक कैरेक्टर घट रहा है, ठीक है, क्योंकि वही एमीन स्ट्रॉन्गर बेस होगा जिसपे नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। बोलो यस क्लियर? यस एक चलो एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर उसमें NH2 में प्लस आई इफेक्ट लग रहा था। प्लस साइन तो ए में लग रहा है, हाँ क्योंकि NH2 में, यस सर, उसमें यस सर। उसमें सर तो केवल आपने इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन उस तरफ क्यों बनाया है? प्लस साइन वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं ना। तो सर मतलब NH2 से दूर जाना चाहिए ना इलेक्ट्रॉन। देखो हम लोग जो आई इफेक्ट देख रहे हैं NH2 के N पे ही तो देख रहे हैं, यस सर। हम लोग N के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर डेंसिटी है वो बढ़ रही है घट रही है, तो ये एल्किल नाइट्रोजन की तरफ लोन पेयर डेंसिटी क्या कर रहा होगा? बढ़ा रहा होगा ना, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, है। बोलो भाई। हम लोग यस का सर। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नाइट्रोजन एटम है। ये सारी कहानी हम लोग नाइट्रोजन, आप ऐसा करो नाइट्रोजन एटम के ऊपर बैठ जाओ और फिर देखो कि क्या होता है, कि कौन नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रहा है, कौन खींच रहा है। तो ए वाला क्या कर रहा है? नाइट्रोजन की तरफ एल्किल वाला ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन भेज रहा होगा, मतलब नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। और इसमें नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखो तो लगेगा कि उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है फेनिल अपनी तरफ,
तो नाइट्रोजन पे Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है ना? ओके सर। तो हम लोग नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, एमीन के नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में देखिए, है ना। चलो अच्छा है कि ये वाला देख कर लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें मैंने 2 एमीन्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको बताना है आगे से आया है तो ए और बी में विच वन इज मोर बेसिक। ए और बी में आपसे पूछा जा रहा है कि ज्यादा बेसिक कौन सा है। बी मोर बेसिक है, Yes. ए मोर बेसिक है। ए मोल कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ बच्चों ने आंसर इसमें दे दिया है बी ग्रेटर देन ए, तो बी ग्रेटर ए गलत हो जाएगा बेटा। इसमें पहले तो ये देखो कि ये दोनों आई में कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं। NO2 का आई में कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप खड़े हो जाओ नाइट्रोजन के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को मतलब है नाइट्रोजन के लोन पे डेंसिटी की। हम लोग को देखना है कि नाइट्रोजन पे लोन पे डेंसिटी किसमें ज्यादा है, जिसमें ज्यादा होगी अच्छा बेस होगा। ठीक है, अब देखो NO2 खींचना है। अच्छा, CCl3 का आई में कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई। माइनस ये दोनों ही ज्यादा होने का 3 सी है। अब इसमें रिलेटिवली पता होना चाहिए कि किसका माइनस आई ज्यादा है। NO2 का सबसे ज्यादा है। NO2 का ज्यादा है, तो CCl से ज्यादा है। बताया था कि 3 फ्लोरीन और 3 फ्लोरीन का कलेक्टिव माइनस आई इफेक्ट एक NO2 से ज्यादा होता है ना। ये वाला क्योंकि ये CCl3 CF3 वो स्टैंडर्ड ऑर्डर में नहीं आते। जो हम लोग माइनस आई की जो लिस्ट याद करते हैं उसमें CCl3 आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा। CCl3 और CF3 का माइनस आई इफेक्ट एक NO2 से ज्यादा होता है। मतलब CCl3 जितना ज्यादा विड्रॉ कर पा रहा होगा उससे कम विड्रॉ कर रहा होगा ये NO2, है ना। वैसे आल्सो NO2 भी काफी अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्राएंगे, ठीक है, लेकिन CCl3 और CF3 का माइनस आई इफेक्ट NO2 से ज्यादा होगा, तो इसमें ये ज्यादा कम कर देगा। CCl3 खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कम कर देगा। NO2 में भी कम होगी लेकिन कम नहीं, ठीक है। तो इसमें रिलेटिवली थोड़ा दूर है तो उससे पड़ेगा। नहीं, डिस्टेंस तो सेम है ना बेटा। देखो 1 2 दूसरे कार्बन पे CCl3 लगा हुआ है NO2 के रिस्पेक्ट, इसमें भी देखो 1 2 है ना। डिस्टेंस तो सेम ही दी जाएगी तभी हम लोग कंपेयर भी कर पाएंगे, है ना, डिफरेंट ग्रुप में। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? A इज मोर बेसिक देन B, ठीक है। A स्ट्रॉन्गर बेस है B के रिस्पेक्ट। क्लियर हो गया? सर अगर CCl3 का डिस्टेंस से ज्यादा होता तो क्या होता? नहीं, फिर हम लोग थ्योरेटिकली नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये जो हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं ये हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सेम हो, है। अब दोनों सेकंड पोजीशन पे हैं या दोनों थर्ड पोजीशन पे, तब तो ठीक है कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, अब एक सेकंड पे एक थर्ड पे तो नहीं कंपेयर कर पाएंगे, थ्योरेटिकली नहीं बता पाएंगे। उसके लिए फिर आपको केवी वैल्यू पता होनी चाहिए। सर अगर स्ट्रॉन्गर वाला सेकंड पे है और वीकर वाला थर्ड पे है तब तो सर बता सकते हैं ना। स्ट्रॉन्गर वाला सर पास है तब तो बता ही सकते हैं, उस केस में तो बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अभय पूछना चाह रहा है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभय का कहने का मतलब है कि CCl3 को लगा दो थर्ड पोजीशन पे और NO2 को लगा दो सेकंड पोजीशन पे, अब बताओ। तो नहीं बता सकते ऐसे केस, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, थ्योरेटिकली कोई नहीं बता पाएगा बिना केवी के या पीकेवी की वैल्यू दिए बगैर आपसे फिर नहीं पूछा जाएगा, और फिर केवी दे देगा तो फिर क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा, ठीक है। माइनस अंक कहाँ लगेगा यार?
क्या नाइट्रोजन का लोन पेयर NO2 के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस स्टेबल है? नहीं, तो उसका माइनस नहीं लग पाएगा, है ना। माइनस n तो एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही लगता है, ठीक। तो अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें जो फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर है एस कैरेक्टर। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एस कैरेक्टर कब लगता है, बोलते हैं जब लोन पेयर या निगेटिव चार्ज, किसी बेस का लोन पेयर या निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम पे प्रेजेंट हो और वो नाइट्रोजन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन हो वो अलग अलग हो, ठीक है। तो उस केस में फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो वहां पे देखो जब भी ऐसी सिचुएशन हो कि नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हो और उसमें नाइट्रोजन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, डिफर कर रहा हो, हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा हो, कोई एक नाइट्रोजन sp3 हो, किसी एक में नाइट्रोजन sp2 हो, किसी एक में sp हो, तो फिर वहां पे एस कैरेक्टर की बात करेंगे। तो इसमें बोला जाता है कि बेटा जितना ज्यादा एस कैरेक्टर हुआ करेगा किस पे, नाइट्रोजन एटम पे, ठीक है, उतना अच्छा। एस कैरेक्टर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या रिलेशन होता है, जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब जितने ज्यादा एस कैरेक्टर वाले में लोन पेयर होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है ना। इसका मतलब मोर एस कैरेक्टर वाले या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले नाइट्रोजन पे अगर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो वो अच्छे से होल्ड करके रखेगा उसको, उसको डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बेसिसिटी घट जाएगी, है ना। इसका मतलब बेसिसिटी का एस कैरेक्टर से रिलेशन क्या आता दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली गुड। तो यहाँ पे वही लिख दीजिए आप लोग, बेसिसिटी का एस कैरेक्टर से अगर केवल रिलेशन लिखा जाए तो एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, बोलते हैं कि अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेटा बेसिसिटी घटती है ना। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि एस कैरेक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बेटा अगर एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बेटा उस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो लोन पेयर को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, वो आसानी से देना नहीं चाहेगा लोन पेयर, उसको पकड़ के रखना चाहेगा, बात समझा रही है। तो बेसिसिटी घट जाएगी क्योंकि बेस तो वो अच्छा है जो आसानी से लोन पेयर दे दे, है ना। तो यहाँ पे कई बार इस सिचुएशन में आपको एस कैरेक्टर देखकर फिर डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये तभी देखेंगे जब नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रहा हो, डिफर कर रहा हो, है ना। बोलो भाई। अब जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हो, किसी पे बेस देंगे आपको, इसमें कुछ बेस दिए हुए हैं। जैसे देखो पहला ये आपका NH2 है लास्ट में, और इस पे अगर कोई पूछे इस नाइट्रोजन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना। और सेकेंड वाले में इस नाइट्रो एरो गलत लग गया है, वो नाइट्रोजन के नीचे एरो होना चाहिए, तो इसमें इस नाइट्रोजन पे क्या हाइब्रिडेशन होगा, sp2, ठीक है। अच्छा इसमें यहाँ पे कोई अच्छा बताओ, इस नाइट्रोजन पे क्या है, तीसरे वाले नाइट्रोजन पे क्या हाइब्रिडेशन है, sp2। सर क्या चीज, इस वाले नाइट्रोजन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, पार्शियल डबल sp2 सर sp2 होगा। sp2 होगा। अच्छा ये बताओ कि जैसे तीन तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और एक इसके लोन पेयर है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर करेंगे तो स्टेरिक नंबर तो 4 आ रहा है, तो 4 होगा तो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि जब भी हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं हाइब्रिडेशन के लिए स्टेरिक नंबर वाला, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर काउंट करते हैं, उसमें वो वाला लोन पेयर कभी नहीं काउंट करते हैं जो डी लोकलाइज्ड हो। और ये वाला लोन पेयर आप देखो, ये पड़ोस वाले पाई बॉन्ड के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। ये आपका डी लोकलाइज्ड है, ठीक है, ये आपका डी लोकलाइज्ड लोन पेयर।
अच्छा तो डी लोकलाइज उसको मत काउंट करो, तो इस पे हाइब्रिडेशन क्या आ गया sp2, ठीक है। और लास्ट वाले नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है sp, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो लेफ्ट टू राइट आप देखें तो क्या हो रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। एस कैरेक्टर sp3 वाले में कितने परसेंट होगा 25%, sp2 वाले में दोनों में कितना कितना होगा 33.3%, और sp में कितना हो जाएगा 50%। तो s कैरेक्टर अगर बढ़ रहा है तो बेटा इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो रही है, इन नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, ये वाला नाइट्रोजन, ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन की है तो वो क्या आसानी से लोन पेयर देना चाहेगा, बोलो भाई आदित्य, ट्रिपली बॉन्डेड वाला आसानी से दे देगा कि सिंगली बॉन्डेड वाला? क्यों ट्रिपल बॉन्ड दे देगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रही है ना, क्योंकि एस कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो लोन पेयर को अच्छे से होल्ड करके रखेगा ना वो एटम, नहीं, और ज्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा, ज्यादा अच्छे से होल्ड रखेगा, तो डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें सबसे आसानी से डोनेट करेगा ये वाला, है ना, तो ये सबसे अच्छा बेस है। अच्छा इन दोनों में कैसे फिर बताया जाए, क्योंकि इसमें तो एस कैरेक्टर सेम आ रहा है, हाँ, तो यहाँ पे फिर वो रेजोनेंस वाला लोकलाइज होगा वो ज्यादा अच्छा बेस है। हाँ, तो इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है। सेकंड वाले का देखो लोकलाइज्ड है, और थर्ड वाले का क्या है, डी लोकलाइज्ड। तो लोकलाइज्ड लोन पेयर अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और एक केस में लोन पेयर लोकलाइज्ड है और एक केस में डी लोकलाइज्ड है, तो इसका मतलब लोकलाइज्ड लोन पेयर कंटेनिंग नाइट्रोजन इज एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्गर बेस, वो ज्यादा अच्छा बेस होगा क्योंकि उसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है। जिसका डी लोकलाइज हो रहा है तो उसका तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, तो इसलिए थर्ड वाले का कम है बेसिसिटी, ठीक है। तो ये ऑर्डर तो इसमें लिखा ही हुआ था, सबसे ज्यादा बेसिक ये है ना, ऑर्डर तो इसमें पहले ही से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं ये समझिए, ठीक है। बोलो भाई समझ में आ रहा यहाँ है? पे हम लोगों ने सर बेसिसिटी को सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल करा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, और सर ऊपर सर उन्होंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करा था जब पढ़ रहे थे सर बेसिसिटी में। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो बेटा कॉन्जुगेट एसिड के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ था। कल जो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे शायद था ना, हाँ, ये हम लोग कॉन्जुगेट एसिड के रिस्पेक्ट में लिख रहे थे, है ना। यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मतलब समझ रहे हो, बेस जब एक H+ आयन ले लेगा तो कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, और उसकी स्टेबिलिटी को अगर देखना है तो वो फिर स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेकिन बेसिसिटी क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मतलब कॉन्जुगेट भी जितना स्टेबल होगा बेसिसिटी इतनी कम होगी, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी ना, है ना। तो ये बात आ गई। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में भी पूछा जा चुका है, एडवांस में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या आपको पूछा जा रहा है, ये चार आपको बेस दिए हुए हैं, और कौन कौन से बेस हैं, एक आपका ये पिपरिडीन है, ये आपका पिपरिडीन है, पिपरिडीन, ये आपका, बाकी ये तीनों एरोमेटिक है, अगर ध्यान से देखें तो ये आपका पिरिडीन है, ये भी नाइट्रोजनस बेस है, ये आपका पाइरोल है, और ये आपका एनिलीन, ठीक है। और इन चारों नाइट्रोजनस बेस में आपको बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है, केबी का ऑर्डर या बेसिसिटी का ऑर्डर, ठीक है, तो ये हम लोग को बताना है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, एक बार इसको देखिए समझिए। देखो सबसे पहले तो ये देख डालो कि किसका किसका नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है और किसका डी लोकलाइज्ड है।
क्योंकि जिसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा वो ज्यादा अच्छा बेस होगा, है ना। सबसे पहले देख डालो जैसे ये पिप्रिडीन, बताइए इसका ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है? लोकलाइज्ड। हाँ तो ये हो गया लोकलाइज्ड, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं, ठीक है। अब आते हैं पिरिडीन। पिरिडीन का बेटा बताओ ये वाला लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड? लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड है ना। हाँ ये एक तो आपको मैंने उसे 11th में एक लॉजिक बताया था कि जब भी कोई हेट्रो एटम हो और वो मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हो, हेट्रो एटम हो, हेट्रो एटम कौन होते हैं? हेट्रो एटम SON, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये 3 हेट्रो एटम होते हैं, सन याद कर लो, SON, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन। जब भी सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे लोन पेयर हो और है ना वो लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, वो नाइट्रोजन एटम या वो हेट्रो एटम किससे कनेक्टेड हो? मल्टीपल बॉन्ड से, तो वो कभी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता है ना। जैसे ये नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? मल्टीपल बॉन्ड से। तो इतना देख के ही आप बोल दीजिए कि ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करेगा, ये एक्चुअली आउट ऑफ प्लेन रहेगा, ठीक है। बोलो भाई, तो ये वाला भी लोन पेयर क्या हो गया? लोकलाइज्ड हो गया, ठीक है ना। तीसरे वाले बताओ, पाइरोल में क्या सिचुएशन है? इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड है डीलोकलाइज्ड? ये डीलोकलाइज्ड है। तो ये नाइट्रोजन एटम कोई मल्टीपल बॉन्ड से नहीं कनेक्टेड है, उसके पड़ोस में पाई बॉन्ड भी है ना। तो वो फिर अपने पड़ोस वाले लेफ्ट और राइट वो दोनों पाई बॉन्ड के साथ देखा जाए तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, ये क्या है? डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व। लास्ट वाले में देखो ये वाला डीलोकलाइज्ड। तो इससे ये समझ में आएगा कि दो के केस में तो वो लोकलाइज्ड है, फर्स्ट एंड सेकंड में, वो लास्ट में वो डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट टू आर स्ट्रॉन्गर बेस देन लास्ट टू वन, ठीक है। मतलब ए और बी जो होंगे वो सी और डी से तो स्ट्रॉन्गर बेस होंगे ही होंगे, है ना। अब इन दोनों का झगड़ा कैसे निपटाया जाए? ए और बी में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा? सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कम होंगे। ए और बी में ए स्ट्रॉन्गर हो है। हाँ इसलिए आप ऐसे समझो, इस नाइट्रोजन के दोनों तरफ देखिए तो जो कार्बन बैठे हुए हैं वो कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अच्छा इसमें देखिए पिरिडीन में इस नाइट्रोजन के लेफ्ट भी देखिए राइट भी देखिए, दोनों तरफ देखना है। तो वो कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। बोलो भाई, मतलब आई में कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा? माइनस आई, इधर से भी खींच रहा होगा इधर से भी, लेकिन इसमें उल्टा वो क्या लग रहा होगा? प्लस आई, ठीक है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्गर बेस देन सेकंड वन, ठीक है। क्योंकि लोन पेयर तो दोनों का ही लोकलाइज्ड है, और जब लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है तो आई इफेक्ट से डिसाइड कर लिया करते हैं, है ना। आई इफेक्ट कब देखते हैं? जब लोन पेयर क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है, ठीक है। तो ये पता चल गया, चलो ए तो बी से स्ट्रॉन्गर बेस है। अब इन दोनों का झगड़ा कैसे निपटाओगे भाई? लास्ट टू में कैसे बताएं भैया कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस है? जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है वो कम बेसिक, किसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है? वो कम बेसिक। हाँ बताओ, ये भी तो बताओ किसके ज्यादा है? ठीक है ज्यादा है। यस यही तो गलत काउंट कर रहे हो, सी के ज्यादा है। सी के टोटल 5 RS बनेंगे, अब वो बनाने पड़ेंगे तब समझ में आएगा, और डी में 4 बनेंगे। पाइरोल में जब रेजोनेंस होगा ना तो नाइट्रोजन का लोन पेयर हर एक कार्बन पे जाएगा। अब कहोगे सर कैसे हर एक कार्बन पे कैसे जाएगा?
देखो ये अभी नाइट्रोजन पे है, अगले स्ट्रक्चर में ये कहाँ जाएगा, यहाँ से 3 किलो 1 2 3, ठीक है। फिर इसके बाद फिर से 3 किलो यहीं से, तो 1 2 3 अगली बार यहाँ जाएगा। अच्छा जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आ चुका होगा, क्योंकि वो नाइट्रोजन का कूदा होगा ना पाई बॉन्ड, तो फिर यहाँ से 3 किलो 1 2 3 अगले में यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ से 3 किलो 1 2 3 क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड आ चुका होगा तो यहाँ पे आएगा, और फिर इसके बाद वो फिर n पे वापस लौट जाएगा क्योंकि यहाँ से 3 पे n ही आ रहा है। तो जब इसके RS बनाओगे पूरे 5 बनेंगे, पाइरॉल के 5 रेडियोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन आप एक बार बना लीजिएगा, जब आप बना लोगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी मैं क्या करूं, ठीक है ना। ये बना के दिखाऊं है, रेडियोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने आते हैं होंगे, मतलब पढ़े ही होंगे। चलो एक बार बनाना बता देता हूँ। जैसे पाइरॉल के आप बनाओगे, पाइरॉल के आप RS बनाओगे तो टोटल 5 बनेंगे। देखो इसका पहला RS जब बनाओगे तो ये लोन पे कूदेगा, ये लपक करेगा और पाई बॉन्ड झपक करेगा, ठीक है। और ये आपको कंडीशन में बता दूंगा कि जब भी लोन पेयर या निगेटिव चार्ज अपने पड़ोस वाले पाई बॉन्ड, अल्टरनेट वाले पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो वो अपने से थर्ड पोजीशन पे जाता है ना। आप देखिए पहले फर्स्ट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में लोन पेयर नाइट्रोजन पे था, लेकिन उसके सेकंड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में वो किस पोजीशन पे पहुंच गया, थर्ड पोजीशन पे। अगर आप यहीं से काउंटिंग करिए 1 2 3 तो देखिए कहाँ पहुंच गया, 1 2 3, अरे 3 पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहां से जब वो आगे बढ़ेगा तो ये लपक करेगा और अगला पाई बॉन्ड जो है झपक करेगा, तो ये बनेगा इसका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डबल आ ही चुका है, यहाँ पे पॉजिटिव भी आ जाएगा, यहाँ पे डबल और यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। अब इसका जब फोर्थ रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा तो ये लपक ये झपक, तो कहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नाइट्रोजन के पड़ोस वाले कार्बन पे। अब इसके बाद कैसे बनेगा, ये लपक ये झपक। इसको एक बार आप लोग बना जरूर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसको बनाओगे नहीं तब तक ये चमकता नहीं है। एग्जाम में आप बोलोगे 3 बन रहे हैं, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला वहां पर। इसको बनाओ तो टोटल 5 बन गए। हाँ अब वो लास्ट में फिर से वहीं पहुंच जाएगा, लास्ट में बेटा ये फिर इधर आएगा तो ये फिर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके टोटल कितने बन गए, 5 RS। लेकिन एनिलीन के बनाओगे तो 4 ही बनेंगे, बोलो भाई, है ना। तो ज्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बन रहे हैं, मतलब नाइट्रोजन का लोन पेयर ज्यादा डीलोकाइज्ड है, उसमें कम डीलोकाइज्ड है। ज्यादा डीलोकाइज्ड लोन पेयर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा कम हो जाएगी। तो कौन सा वीकर बेस हो जाएगा, पाइरॉल। पाइरॉल एनिलीन से क्या होता है, वीकर बेस होता है। तो इसमें A B के बाद फिर लिखिए आप D, है ऑर्डर क्या हो जाएगा, A सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस, फिर B, फिर D, फिर C। ये आपका ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर का। बोलो भाई। तो sp2 कार्बन से नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाँ sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन sp वाले से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 sp3 वाले से, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp वाला होगा, फिर sp2 वाला, फिर sp3 वाला, ठीक है। बोलो भाई फिर। हाँ तो ये वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि sp3 वाले में प्लस आई इफेक्ट कर लग रहा है। ये वाला पहला वाला, ये सर इसको तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो इसमें तो हर जगह CH2 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 CH2, ठीक है। तो ये पूरा एल्काइल ग्रुप हो गया ना एक तरह से, तो एल्काइल का तो प्लस आई ही लगेगा,
ऑल एल्किल शोज प्लस आई इफेक्ट। एल्किल जितने होते हैं वो सब प्लस आई इफेक्ट ही लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे Yes, sir. कहानी कुछ और है। यहाँ पे ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2, ये भी sp2। तो ये सब मिल के खींच रहे होंगे, थोड़ा ये खींच रहा होगा, है ना, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन से दूर जा रही होगी, मतलब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। इसमें सारे कार्बन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करा रहे होंगे, उसमें उल्टा हो रहा होगा, सारे कार्बन खींच रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट, ठीक है। आ रही बात? Yes, sir. तो बस यही है इसमें। तो ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अच्छे से समझ के ही आंसर दीजिएगा, ठीक है। सर जब दोनों हेटेरो एटम पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं, तो हम कंपेयर कैसे करते हैं कि जितनी करती है? दो एटम पे sp2 है, Yes. ये कह रहे हो। फिर उसमें ये देख लेना, देखो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी आपके सामने कि दो नाइट्रोजन दिख रहे हो, दोनों ही sp2 होंगे, तो उसमें एक चीज ऐसी जरूर दिख रही होगी कि एक का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा और एक का लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा, वो रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व होगा, है ना। तो ऐसे केस में जो लोकलाइज्ड वाला होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, Yes. ठीक है। तो या फिर अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर आई इफेक्ट से पता जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको एक एग्जांपल से थोड़ा समझो कि जैसे आपने बोला कि दो नाइट्रोजन है और दोनों ही sp2 है ना, तो फिर कैसे पता लगाएंगे भाई? तो इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल है। और इसमें ये भी हम मान के चल रहे हैं कि दोनों में ही रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मतलब रेजोनेंस दोनों में नहीं हो रहा है। नाइट्रोजन में बैठा तो नहीं, तो दो नाइट्रोजन है तो फिर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ऐसा करो, इसकी पाई बॉन्ड हटा दो, दो पाई बॉन्ड हटा दो, यहाँ बैठा दो ऑक्सीजन और यहाँ पे बैठा दो दो सर आप नया ऑक्सीजन। क्वेश्चन दे रहे हैं? हाँ क्या कह रहे हो बेटा? सर आप नया क्वेश्चन दे रहे हैं? हाँ, ये एक डिफरेंट क्वेश्चन में फ्रेम कर रहा हूँ। देखो जैसे मान लो ये तीन आपको बेस दे दिए गए ए बी सी करके, और इनमें बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर लोकलाइज्ड है कि डीलोकलाइज्ड है। तो क्या है, लोकलाइज्ड है ना। तो नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और जब भी हेटेरो एटम मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और उस पे लोन पेयर भी है, तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं करता है। तो ये तीनों ही लोकलाइज्ड है, ठीक है। अब कैसे पता करेंगे बेसिक? अच्छा, फिर देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। पहले देखो लोकलाइज्ड लेकिन फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी बेटा सेम ही आएगा सभी पे, है ना। sp2 आ रहा है, ऑल नाइट्रोजन आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे s कैरेक्टर भी सेम हो गया, तीनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, सेम हो गया। तो अब क्या देखें, अब इंडक्टिव ही बचा है ना। अब आई इफेक्ट ही डिसाइड कर पाएगा। अब यहाँ पे आई इफेक्ट में देखो, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन बैठा हुआ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इतना तो मैं खास सबको पता ही होगा। तो इस ऑक्सीजन ये थोड़ा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, मतलब इस ऑक्सीजन का नाइट्रोजन पे लग रहा होगा माइनस आई इफेक्ट, है ना। तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा होगा, ठीक है। और सी वाले में तो दो दो ऑक्सीजन बैठे हुए हैं, है ना, ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, और जो लेफ्ट वाला ऑक्सीजन है वो भी बेटा इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा होगा। दोनों नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन, दोनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे होंगे।
तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। और इसमें तब भी हर जगह कार्बन ही बैठे हुए हैं, कार्बन मतलब एल्किल हो गया, और एल्किल का क्या लग रहा होगा, प्लस आई लग रहा होगा, तो ये उल्टा थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें सबसे अच्छा बेस हो जाना चाहिए ए, है ना। तो सार ने बताया भी, ये आंसर है ए सबसे अच्छा, फिर बॉम्बे बी, फिर सी। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा। तो बेटा जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो कहीं ना कहीं वो आई इफेक्ट या फिर रेजोनेंस, इससे पता चल जाएगा, लेकिन आई इफेक्ट पे डोमिनेंट रेजोनेंस होगा, पहले रेजोनेंस देखना होगा, ठीक है। जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी करिएगा, कि पहले आप देखो कि लोन पे लोकलाइज्ड डी लोकलाइज, पता लगा दोनों में डी लोकलाइज है, पता लगा दोनों में लोकलाइज है, फिर देखना कि एस कैरेक्टर का सीन हाइब्रिडेशन देख लेना, पता वो भी सेम है, तो फिर आई इफेक्ट से डिसाइड होगा, ठीक है। क्लियर। क्वेश्चन में अब एक बड़ा रेयर केस आता है, एक फैक्टर ये भी होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस भी एमीन के बेसिक कैरेक्टर को अफेक्ट करता है, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन ये हर जगह मत नहीं लगाइएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी इसको लगा देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये फैक्टर डोमिनेंट होता है जब आपको 3 डिग्री एलिफेटिक एमीन दिए जाए। ये कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, जब आपको टर्सरी एमीन दिया जाए 3 डिग्री, एमीन की डिग्री देख लीजिएगा, अगर 3 डिग्री है और वो एलिफेटिक भी हो, वो साइक्लिक नहीं होना चाहिए, वो रिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। ये लिख लो, नॉट एप्लीकेबल फॉर साइक्लिक 3 डिग्री। कई बार आपको साइक्लिक 3 डिग्री दे दिए जाएंगे, उसके लिए नहीं एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल फॉर साइक्लिक 3 डिग्री, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल और साइक्लिक 3 डिग्री। तो बेटा अगर कोई एलिफेटिक एसाइक्लिक एमीन है, एलिफेटिक भी है और ओपन चेन का पार्ट है उसका नाइट्रोजन, कोई साइकिल का पार्ट नहीं है, एलिफेटिक भी है और एसाइक्लिक भी है, तभी ये इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अच्छा, इस इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस जब बढ़ता है, ठीक है, 3 डिग्री नाइट्रोजन, 3 डिग्री मतलब टर्सरी एमीन के सराउंडिंग स्टेरिक हिंड्रेंस जब बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर क्या होने लगता है, कम होने लगता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइप का रिलेशन आता है। लेकिन इसकी शर्त है, इसको ऐसा नहीं कि आप 1 डिग्री एमीन या 2 डिग्री एमीन के लिए लगा दें, क्योंकि ये फैक्टर स्पेशली एप्लीकेबल होता है टर्सरी एमीन में, वो भी एसाइक्लिक एलिफेटिक एमीन, ना तो एरोमेटिक एमीन में लगेगा, ना वो साइक्लिक 3 डिग्री एमीन में लगेगा, ये 3 डिग्री एलिफेटिक एसाइक्लिक एमीन में लगता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैंने 2 एमीन लिए हुए है ना, और ये दोनों एमीन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी एल्किल से जब अटैच्ड हो जाती है, नाइट्रोजन की जब तीनों की तीनों वैलेंसी एल्किल से अटैच्ड हो जाती है, तो ऐसा एमीन की डिग्री क्या हो जाती है, 3 डिग्री। देखा जाए तो ये दोनों ही 3 डिग्री है ना, और यहाँ पे इन दोनों में कंपेयर किया जा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो, अब अगर किसी बच्चे को अगर स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा, नॉर्मली बच्चे क्या आंसर देंगे, इसमें बच्चे लगाने लगेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, बोलेंगे कि इसमें मेथिल का क्या लग रहा है, प्लस आई, है ना, और सेकेंड वाले में एथिल का प्लस आई। अब मेथिल और एथिल में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका होगा, ऑब्वियस है एथिल का है, जितने ज्यादा कार्बन उतना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है ना। तो इसमें नॉर्मली जिसको नहीं पता होता है, जिस बच्चे को, वो उल्टा आंसर दे देता है, वो बोलता है कि सर इसमें ज्यादा प्लस आई लग रहा है, 3 एथिल मिलके ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे होंगे नाइट्रोजन की तरफ, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, लोन पेयर डेंसिटी, तो अच्छा बेस कौन सा होगा, सेकंड वाला, है ना। बट ये आंसर जस्ट अपोजिट आता है जब इनकी केबी वैल्यूज देखी जाती है, क्योंकि देखो ओवरऑल बेसिक कैरेक्टर डिपेंड केबी पे ही करता है, तो जब हम लोग केबी वैल्यू देखते हैं तो वो हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करता है, केबी इसका ज्यादा होता है ट्राइमेथिलेमीन का, लेकिन आई इफेक्ट के हिसाब से तो कौन ज्यादा बेसिक आ रहा है, ट्राइएथिलेमीन,
तो ये उल्टा कहानी कैसे हो गई? उल्टा कहानी इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेंट है आई इफेक्ट पे, यहाँ पे आई इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट है उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। अब ये आप समझिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस होता क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस? तो देखो नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, सेकंड पीरियड के लोग छोटे से होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ 3 क्या लगे हुए हैं? मेथिल ग्रुप, है ना। और इसका शेप कोई बता सकता है? जो टर्सरी अमीन होगा उसमें नाइट्रोजन के सराउंडिंग में कैसा शेप होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, है ना। टेट्राहेड्रल या पिरामिडल बोले सर, तो और पिरामिड अच्छा रहेगा। होगा सर। हाँ, पिरामिडल हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या होगा कि ये 3 जो मेथिल हैं, ये मेथिल एक्चुअली एल्किल वैसे जितने भी होते हैं सब बल्की ग्रुप होते हैं। तो ये 3 मेथिल इस नाइट्रोजन को एक 107 डिग्री पे ये अटैच होंगे, है ना। ये तीनों मेथिल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा? नियरली 107 के आसपास होता है। और यहाँ पे बीच में बैठा होगा नाइट्रोजन का लोन पेयर, ठीक है। ये छुटकू सा लोन पेयर है क्योंकि नाइट्रोजन के वैलेंस सेल का ऑर्बिटल है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये 2 बल्की ग्रुप से सराउंडेड है ना। अच्छा, ये आप इसको एक थंब रूल की तरह समझ सकते हो कि जब कोई एटम का लोन पेयर 2 बल्की ग्रुप के बीच में आ जाता है तो वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है। छोटा सा लोन पेयर है, बल्की ग्रुप के बीच में आ गया। अच्छा, आपको लग रहा होगा सर कि यहाँ बैठा हूं तो सर यहाँ थोड़ी ज्यादा जगह है तो वो बनाते समय आपको ऐसा दिख रहा है 3D में, एक्चुअली वो जितनी जगह यहाँ पे है उतनी ही जगह यहाँ पे, उतनी जगह यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या, 2 बल्की ग्रुप के बीच से कभी लोन पेयर, नाइट्रोजन का लोन पेयर आसानी से H+ आयन को दे नहीं पाता, अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाता, ठीक है, क्योंकि वो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है। इसी को हम लोग स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस बोलते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस, है ना। ये बेचारा 2 बल्की ग्रुप के बीच में छुपा हुआ है, चाहे इधर बैठा लो, कहीं भी बैठा दो, 3D में कहीं भी बैठा लो उसको, वो हर जगह 2 मेथिल के बीच में आएगा। और 2 मेथिल या 2 एल्किल के बीच में बैठा लोन पेयर, सेकंड पीरियड का जो एटम का लोन पेयर है वो हिंडर्ड हो जाता है। इतनी यहाँ पे स्पेस होता नहीं, डायग्राम में उतना बेहतर नहीं समझ बन पा रहा डायग्राम, क्योंकि ये 2D डायग्राम है, मॉलिक्यूल तो 3D होते ना ऐसे, तो वो कहीं भी बैठेगा तो 2 के बीच में ही आ जाएगा। तो वो हिंडर्ड है और वो आसानी से अपना लोन पेयर देने के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? ट्राईएथिलेमीन में, क्योंकि एथिल में 2 कार्बन है और एथिल ग्रुप मेथिल से भी ज्यादा बल्कि है बेटा। उसमें CH2 CH3 है ना, पहले तो एक कार्बन फिर दूसरा कार्बन, तो इसका बल्कीनेस और ज्यादा है। एथिल ग्रुप और ज्यादा बल्कि है, मेथिल से भी ज्यादा बल्कि है एथिल, है ना। क्योंकि एल्किल में कार्बन का नंबर जब बढ़ता है तो बल्कीनेस क्या होता है? इंक्रीज होता है ना? तो ये इससे भी ज्यादा बल्कि है। तो सेकंड एग्जांपल में ट्राईएथिलेमीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो और ज्यादा हिंडर्ड है ना, एज कंपेयर टू ट्राईमेथिलेमीन। हिंड्रेंस दोनों में है, अच्छा खासा हिंड्रेंस है, लेकिन अब रिलेटिवली बात करनी पड़ेगी, जब दोनों ही 3 डिग्री है तो दोनों में रिलेटिवली देखा जाए तो ज्यादा हिंड्रेंस किसमें है? बोलो। ट्राईमेथिल है ना। हाँ, इसमें तो तब भी थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो हाइड्रोजन को दे दे लोन पेयर, इसमें तो काफी ज्यादा वो हिंडर्ड है। तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी किसकी कम हो जाएगी? हिंड्रेंस बढ़ा तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी घट गई, किसमें? दूसरे वाले में। और देखो बेस तो वो अच्छा होता है जो आसानी से लोन पेयर दे सके, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर आई इफेक्ट के हिसाब से तो यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन वो डोनेट करने के टुवर्ड्स कैपेबल नहीं है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि एक इंसान है, एक करोड़पति इंसान है, और उसके पास कोई भिखारी आया, ठीक है, और उससे उसने गिड़गाए और पैसे दे दो, कुछ दिया कर दो, तो उसने उसको 1 रुपया भी नहीं दिया, जबकि उसके पास पैसा भरा पड़ा है
है ना, उसकी जगह एक दूसरा इंसान है, नॉर्मल है, इतना पैसा नहीं उसके पास, ठीक है, और उससे कोई भिखारी मांगा, उसने जो भी है दे दिया, जो भैया, ठीक है। तो अच्छा डोनर कौन, ज्यादा अच्छा बेस कौन, वो करोड़पति अच्छा बेस नहीं है, क्योंकि वो उसके पास है, बहुत ज्यादा है पैसा, लेकिन डोनेट तो नहीं किया ना उसने, मदद तो नहीं की, हेल्प नहीं की, H+I को नहीं दिया लोन, है ना। तो इसका लोन पे डेंसिटी ज्यादा है, आई इफेक्ट इसमें ज्यादा लग रहा है, लोन पे डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन वो बल्कि ग्रुप से घिरा हुआ है, वो चाह कर नहीं दे पा रहा है, डोनेट करने कैपेबल नहीं है। ऐसा मान लो करोड़पति आदमी के पास जेब में कैश में कुछ नहीं है, अब जो भी है वो सब बैंक में है, अब वो कहेगा भाई गूगल पे तो करेंगे नहीं भिखारी को, ठीक है, एटीएम तो दे नहीं देगा भिखारी को, ठीक है। अब एक मिडिल क्लास है, उसको कैश पड़ा हुआ है, भाई ये लो 50 रुपए ले लो, 10 रुपए ले लो, 20 रुपए ले लो, तो अच्छा बेस वो जो देने के लिए कैपेबल हो अपना लोन पे, तो यहाँ पे आसानी से दे देगा ये वाला रिलेटिवली, है ना, वो वाला नहीं दे पाएगा उसके कंपैरिजन में उतनी आसानी, इसलिए ज्यादा अच्छा बेस कौन सा हो गया, ये वाला। तो बोलते हैं कि इसकी केबी वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब इसकी केबी वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है फर्स्ट वाले की सेकंड वाले की केबी के रिस्पेक्ट में, और इसे हम लोग किस इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आई इफेक्ट से नहीं आंसर मिलेगा। अच्छा, फिर आपके मन में आएगा सर कि ये 2 डिग्री अमीन में क्यों नहीं लगता है, क्योंकि देखो जैसे 2 डिग्री अमीन होगा, ऐसे समझो कि यहाँ पे मैं क्या करूं कि इस मेथिल को हटा दूं, इसको बना देता हूं 2 डिग्री, और यहाँ पे क्या बैठा देता हूं, हाइड्रोजन। अब बताओ क्या ये लोन पेयर हिंडर्ड है, तो ये पूरी तरह से हिंडर्ड नहीं है। देखो ये लोन पेयर बेटा जिस समय यहाँ पे होगा, वैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्लिप करता रहता है, पता है आप लोगों को, नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्लिप करता रहता है, अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है, तो जिस समय इन दो मेथिल के बीच में होगा, हाँ उस समय तो ये हिंडर्ड नहीं दे पाएगा, लेकिन जैसे ही वो फ्लिप करके अपनी पोजीशन बदलेगा और वो हाइड्रोजन और मेथिल के बीच में आएगा, तो हाइड्रोजन थोड़ी ना बल्कि ग्रुप है, यहाँ पे फ्री है, आराम से दे देगा भैया, इधर आगे बैठेगा आराम से दे देगा। तो जो 2 डिग्री एमीन्स होते हैं वो स्टेरिकली फ्री होते हैं, उनका लोन पेयर स्टेरिकली फ्री होता है, वो इस डायरेक्शन से दे देगा ना, वो जरूरी थोड़ी ना कि उधर ही से दे, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दोनों का एक एक एल्किल हटा दूं, समझो मेरी बात, इधर मैंने किसको हटाया, मेथिल को, इधर मैं हटा दूं एथिल को, अब मैं पूछूं कि बताओ अच्छा बेस कौन, तो अब स्टेरिक हिंड्रेंस मत लगा देना, स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है टर्सरी में, क्योंकि वो लोन पेयर चारों तरफ से फंस जाता है, वो कहीं भी फ्लिप होके जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ जाएगा तो भी फंसा हुआ दो बल्कि को, आप यहाँ पे जाएगा तो भी फंसा हुआ है, वो स्टेरिकली 3D में हर तरफ से हिंडर्ड है, लेकिन जैसे ही मैं एक एथिल हटा दूंगा फिर वो स्टेरिकली फ्री हो जाएगा, उस केस में कौन ज्यादा इजी हो जाएगा, डाई एथिलेमीन, क्योंकि वहां पे फिर स्टेरिक फ्री है, वहां पे आप स्टेरिक हिंड्रेंस एप्लीकेबल ही नहीं है, वहां पे आई इफेक्ट से आंसर दो, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, 2 एथिल का प्लस आई 1 2 मेथिल के प्लस आई से ज्यादा होगा। बोलो भाई, इसका मतलब ये फैक्टर कब लग पाएगा, जब क्या होंगे, ये फैक्टर तब लग पाएगा जब एमीन्स आपके टर्सरी एमीन होंगे, ठीक है ना। बोलो क्लियर है। अब एक क्वेश्चन ये है, इसको भी बता डालो, ये आपको 2 टर्सरी एमीन दिए हुए हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ही टर्सरी हैं, अब इन दोनों में बताना है बेसिक कैरेक्टर, देखा जाए तो दोनों ही टर्सरी है ना, फर्स्ट ज्यादा होगा, क्यों, रीजन, तो इसको आप आंसर दे सकते हो। तो अभी मैंने ऊपर लिखवाया था ये बात इसीलिए थोड़ा हाईलाइट करी थी कि स्टेरिक हिंड्रेंस वाला फैक्टर नॉट एप्लीकेबल फॉर साइक्लिक 3 डिग्री अमीन।
अगर कोई साइक्लिक 3 डिग्री अमीन हो, मतलब ऐसा कोई टर्सरी अमीन जिसमें नाइट्रोजन साइकिल का स्केलेटन का पार्ट हो, तो वहां पर नहीं लग पाता है। इससे क्यों नहीं लग पाता है? देखो ऐसा समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड एक जगह जाके हिंज हो गए। ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है ना, वो तीनों एल्किल पकड़ के आपने एक जगह बांध दिए। उनके बीच का एंगल 107 डिग्री नहीं है। ये जो आप बॉन्ड एंगल देख रहे हो ये 107 से काफी कम, ठीक है। तो क्या होगा, जब 160 डिग्री नहीं है, वो एल्किल फ्री हो नहीं पा रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर स्टेरिकली फ्री है। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है? स्टेरिकली फ्री है। 3D में ये फ्री है, ठीक है। ये राइट साइड से तो दे ही देगा लोन पेयर, बोलो भाई। ये 3D में इधर साइड से तो दे देगा भाई, इधर से H+ आयन आए, इस डायरेक्शन से कहीं से भी H+ आना है आसानी से दे देगा लोन पेयर, ठीक है। ये स्टेरिकली फ्री है। लेकिन यहाँ पे देखो आपको वैसे उसने बना के ऐसा दिया है, लेकिन एक्चुअली जैसे ही आप सोचो कि आप ये बॉन्ड अगर ब्रेक कर देंगे तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा एंगल स्ट्रेन होता है। यहाँ पे एंगल जो होते हैं लगभग 70 डिग्री के आसपास होते हैं, ठीक है। तो वो 109 डिग्री होना चाहेंगे क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 है। तो वो जैसे ही आपने यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो ये ऐसे थोड़ी ना रहेंगे, ठीक है। वो तो अपने ओरिजिनल एंगल पे आके सेट हो जाएंगे ना। वो तीनों एथिल 109 डिग्री, एग्जैक्ट 109 तो नहीं पहुंच पाएंगे, नियरली 107 या 111 डिग्री के आसपास वो सेट हो जाते हैं। ट्राई एथिल ऐसे सेट हो जाएंगे। अब ये सिचुएशन वही हो गई कि इसका लोन पेयर क्या होगा, ये लोन पेयर अब हर तरफ से देखो हिंडर्ड हो गया। ये साइक्लिक अगर लोन पेयर यहाँ आएगा तो भी बेटा दो बल्कि ग्रुप के बीच में आ गया। अगर ये लोन पेयर यहाँ रखोगे तो भी ये दो बल्कि ग्रुप के बीच में आ गया। अगर ये लोन पेयर फ्लिप करके यहाँ पे आएगा तो भी ये दो बल्कि ग्रुप के बीच में। ये लोन पेयर फंस गया मामला, है ना। ये तीनों एथिल में किसी भी तरफ देखो, किसी भी साइड से देखो तो दो एथिल के बीच में ही बैठेगा और वो स्टेरिकली हिंडर्ड है। साइक्लिक में क्या है, आप ऐसा समझो ये तीनों आपने ऐसे बांध दिया, हाँ, तो ये बन गया। तो इसमें ये वाला स्पेस तो फ्री है ना, इधर दे देगा तो ऐसे भी इसमें सब तो 109 पे फैल गए। तो हर यहाँ भी दो एंगल के बीच में यहाँ बैठा हो तो भी तो इस 3D में तीन एंगल के बीच, किन्हीं दो एंगल के बीच में फंसा हुआ है, ठीक है। लोन पे डोनेट की टेंडेंसी बहुत पुअर हो जाए। तो ज्यादा अच्छा बेस कौन सा? फर्स्ट वन, ठीक है। बोलो भाई। तो एसाइक्लिक एल्केन, एसाइक्लिक 3 डिग्री एमीन में ही स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्टिवली लग पाता है, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टेरिकली फ्री है, यहाँ कोई स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है थोड़ा लेफ्ट साइड से, लेकिन हाइड्रोजन कोई लेफ्टी से थोड़ी ना आएगा, वो कहीं से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। उसकी राइट साइड देखो तो स्टेरिकली फ्री है कि नहीं। तो अच्छा बेस कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। और साइक्लिक अमीन में नहीं लगाना है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। ये साइक्लिक है, साइक्लिक बोल तो इसमें लगेगा नहीं, स्टेरिक में ये ज्यादा बेस है ना। डायरेक्ट ऐसे आंसर भी दे सकते हो। फिर एक इफेक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, SIR इफेक्ट। SIR इफेक्ट का ये बहुत सेलेक्टिव का टाइप का एग्जांपल है। ऊपर कर दीजिए, SIR इफेक्ट में डायग्राम ड्रॉ कर। SIR इफेक्ट में बहुत रेयरली आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसके गिने चुने एक दो एग्जांपल ही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सर कर लिया, कर लिया। इसमें एक SIR इफेक्ट का भी एप्लीकेशन है। देखो इसमें आपको ये दो एमीन्स उसने दिखाया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहले डिग्री देखिए एमीन की। तो ये एमीन कितने डिग्री का, 3 डिग्री, और ये वाला एमीन भी 3 डिग्री। अब कहोगे सर 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, है ना। तो बिल्कुल लगना चाहिए, लगेगा।
लेकिन अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करें, क्योंकि स्टेरिकनेस तो दोनों ही में कॉमन हो गया ना, जितना स्टेरिकनेस में, तो यहाँ पे थोड़ा फर्क है। दोनों फर्स्ट स्ट्रक्चर में दोनों की मेथिल, दोनों की आर्थो, बेंजीनिंग में दोनों आर्थो पे 2 मेथिल बैठा दिए, और सेकेंड स्टेप में वही मेथिल उसने कहाँ बैठा दिए, मेटा पे। अच्छा, मेटा पे बैठने पे डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इन ग्रुप के बीच में नहीं लग पाएगा, इनके बीच में। ये वाले जो मेथिल है, इस नाइट्रोजन के मेथिल और ये मेथिल के बीच में ये डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। जबकि यहाँ पे ये मेथिल क्या होंगे, एक दूसरे की वॉन डेर वाल रेडियस की रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। अब वही बात है, अब ये मेथिल इसके बॉन्ड पर इसकी रेंज में आने लगेंगे, इसके बॉन्ड पर इसकी रेंज में आने लगेंगे, तो इनके बॉन्ड पर के बीच में क्या लगने लगेगा, रिपल्शन। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए जो बल्कि ग्रुप, अच्छा ये होता होगा इसमें और इसमें ज्यादा बल्कि कौन सा है, तो ये वाला पार्ट ज्यादा बल्कि है ना, ये वाला पार्ट, तो ये ज्यादा बल्कि है, ये दोनों तरफ से बेचारा रिपल्शन झेल रहा होगा, इधर वाले लेफ्ट वाले मेथिल की तरफ से भी उसको रिपल्शन मिल रहा होगा, और राइट वाले मेथिल से भी रिपल्शन मिल रहा होगा। तो इस स्टेरिक रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करेगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। हाँ, ये ऐसे मैं दिखा देता हूँ, एक्चुअली उसको कॉपी में ऐसे ही दिखा देता हूँ। ये इतना पार्ट जो है ना, ये इतना पार्ट ये ऐसे फिल हो जाएगा, बाहर अंदर भी आ सकता है, बाहर भी आ सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर प्लेन पे रहेगा तो डिस्टेंस कम रहेगी, थोड़ा भी टिल्ट कर जाएगा या ऐसे हो जाएगा तो इन दोनों मेथड से डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। और आउट ऑफ प्लेन हो देने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। ये कितना पार्ट आउट ऑफ प्लेन हो रहा है, ये इतना पूरा, है ना। आप चाहो तो ये बॉन्ड को ऐसा करो, इसको आप वेज या डैश से कनेक्ट कर दो, चलो वेज से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपको थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा कि ये बेंजीन के प्लेन से बाहर निकल आ गया, ये तो बेंजीन के प्लेन में ही रहेगा, इसमें हिंड्रेंस लगी नहीं रहा। अब जब ये आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो इसका जो ये लोन पेयर है नाइट्रोजन का, क्या ये बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएगा, होगा बी में होगा, ए में नहीं होगा ना। तो इसका जो लोन पेयर, क्योंकि देखो नाइट्रोजन से ही लोन पेयर है, अगर नाइट्रोजन आउट ऑफ प्लेन हो रहा है तो उसका लोन पेयर भी आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, है ना। वो बेंजीन रिंग के स्टेरिकली फ्री हो जाएगा तो इसका मतलब इस लोन पेयर का रेजोनेंस नहीं हो पा रहा होगा किसके साथ, बेंजीन के जो 3 पाई बॉन्ड है उनके साथ, लेकिन इसका लोन पेयर प्लेन पे रहेगा तो ये लपक झपक करता रहेगा, है ना। इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसका लोन पेयर क्या होगा, डीलोकलाइज्ड रहेगा, लेकिन बेटा इसका लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। और बताओ लोकलाइज्ड लोन पेयर कंटेनिंग स्पीशीज ज्यादा अच्छा बेस कि डीलोकलाइज्ड कंटेनिंग नाइट्रोजन लोकलाइज्ड, तो बेसिसिटी इसकी ज्यादा हो जाएगी, है ना। इसी को एसआईआर इफेक्ट बोलते हैं, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जब भी कभी ऐसा हो कि स्टेरिक रिपल्शन की वजह से रेजोनेंस रुकने लगे, रेजोनेंस हमारा इनहिबिट होने लगे, तो उसी को हम लोग एसआईआर इफेक्ट बोलते हैं। इसका पूरा नाम क्या है, स्टेरिक, क्या लिख लो यहाँ पे बात हो रही है एस फॉर स्टेरिक इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या होता है, इनहिबिशन मतलब बाधित होना, ये हिंदी का वर्ड है, बाधित होना, बाधित मतलब रुक जाना, ठीक है, स्टॉप हो जाना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, इस वजह से बेसिसिटी बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है, ए की। देखो ये नीचे रीजन लिखा हुआ है, इसको भी लिख लीजिएगा, ए इज मोर बेसिक देन बी, ठीक है। रीजन बिकॉज इन ए लोन पेयर बिकम आउट ऑफ प्लेन,
ए के केस में नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा, ड्यू टू SIR इफेक्ट, और ये कांट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा डीलोकलाइजेशन, है ना। ए वाले का लोन पेयर आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से वो रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व हो पाएगा, इस वजह से बेसिक रेटर बढ़ जाएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर वो ए वाले फिगर में जो कंपाउंड है उसमें अगर वो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा तो सर वो स्टेरिकली फ्री नहीं होगा। नहीं, स्टेरिकली फ्री नहीं हो पाएगा क्योंकि 3 डिग्री तो रहेगा ना, फिर भी 3 डिग्री वाला स्टेरिकली फ्री कैसे हो जाएगा। अगर वो 2 डिग्री होता या 1 डिग्री होता तो बोल सकते थे कि थोड़ा सा स्टेरिकली फ्री हो जाएगा। तो उस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टेरिक हिंड्रेंस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं इन्वॉल्व होगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा, और लोकलाइज्ड होने की वजह से उसकी बेसिसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगा। केबी वैल्यू इसकी ए वाले की केबी वैल्यू जब देखते हैं हम लोग डेटा में तो ज्यादा आती है, ठीक है क्लियर। उसके पीछे रीजन क्या होता है, SIR। तो ये बहुत रेयर टाइप का एग्जांपल है, ये कहीं आपको दिख जाए तो सर ऐसा स्ट्रक्चर ही कि आपको याद आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर देखते। हाँ बताओ बेटा। सर जो ऑर्थो पे मिथाइल ग्रुप से उनकी वजह से आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। हाँ बेटा, ये जो आर्थो पोजीशन पे मेथिल लगे हुए हैं, ये इनकी वान डेर वाल रेडियाई पे आने लगेंगे, और इनकी वजह से जो स्टेरिक रिपल्सन डेवलप हो रहा है, इसको मिनिमाइज करने के लिए इतना पार्ट जो है आउट ऑफ प्लेन होता है, ठीक है। तो रीजन वही है, और यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है इसलिए वो आउट ऑफ प्लेन नहीं हो रहा, ठीक है क्लियर। बोलो भाई। अब इसमें बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ 1 डिग्री एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन। अगर कभी आपको प्राइमरी अमीन दे दिया जाए कोई एक 2 डिग्री अमीन, एक 3 डिग्री अमीन, और उनमें बेसिक स्ट्रेंथ पूछा जाए तो कैसे बताएंगे। सर थोड़ा तो ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। इसमें देखिए 1 डिग्री अमीन, देखो मैंने एक लिख दिया यहाँ पे मेथिल अमीन, ये आपका 1 डिग्री अमीन है। फिर ये मैंने लिख दिया यहाँ पर डाई मेथिल अमीन, ये आपका 2 डिग्री अमीन है। और ये लिख दिया आपका मैंने ट्राई मेथिल अमीन, ये 3 डिग्री अमीन है। तो लास्ट में अमोनिया लिखा हुआ है, ठीक है। हम लोग को क्या करना है, इन चारों की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है। बोलो भाई। अब देखो, जब अब पहले मैं आपका इनका पहले ऑर्डर बताता हूँ, पहले मैं आंसर बताता हूँ। जब मेथिलेमीन, डाइमेथिल और ट्राइमेथिलेमीन में इनकी केवी वैल्यूज देखी जाती है, ठीक है। इसमें क्या है कि आंसर अगर आपको पता होगा तो थोड़ा एक्सप्लेनेशन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 फैक्टर ऐसे होते हैं जो बेसिक रेटर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो 1 डिग्री अमीन भी लिखा हो, 2 डिग्री अमीन भी लिख दिया जाए, और 3 डिग्री भी अमीन लिख दिया जाए, और तीनों के R मेथिल होने चाहिए, है ना, तीनों के एल्किल केन में मेथिल, तो उसमें ऑर्डर आता है ये आपके तो 213N, 213N 230। इसका क्या मतलब है, 213 मतलब इसमें सबसे ज्यादा जो बेसिक होता है वो 2 डिग्री अमीन होता है, सबसे ज्यादा केवी आता है सेकेंडरी अमीन का, और फिर आता है 1 डिग्री अमीन का, फिर आता है 3 डिग्री, और N फॉर अमोनिया है, अमोनिया का केवी इन तीनों में सबसे कम आता है। आना भी चाहिए क्योंकि तो इसमें कोई R नहीं है, तो मेथिल नहीं है, तो आई इफेक्ट तो उसमें बिल्कुल ही नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन ये 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री में ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है ना, 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक क्यों है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक क्यों नहीं है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए 3 फैक्टर्स की ये एक तरह से 3 फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होता है ना। ये जो ऑर्डर आता है, द एबव ऑर्डर इज ऑफ बेसिसिटी इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग 3 फैक्टर। ये 3 फैक्टर का कंबाइंड इफेक्ट होता है। इसमें आई इफेक्ट भी लग रहा है, आई इफेक्ट भी एक फैक्टर होता है ना। दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस भी एक फैक्टर है, ये स्पेशली 3 डिग्री के लिए लगता है। वैसे ये स्पेशली किसके लिए लगता है, ये स्पेशली लगता है टर्सरी अमीन, ठीक है। और एक यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट भी लगता है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग पानी के अंदर, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेके चल रहे हैं, वाटर,
ये बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग एक्वस मीडियम में ये केवी वैल्यू जो हम लोग देख रहे हैं ये एक्वस मीडियम में निकाल रहे हैं। तो एक जब सॉल्वेंट वाटर होता है तो वहां पे एक सॉल्वेशन इफेक्ट भी एप्लीकेबल हो जाता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जब तीनों की डिग्री डिफर कर रही होती है तो वहां पर एक सॉल्वेशन इफेक्ट भी एप्लीकेबल होता है जो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है। तो ये तीन फैक्टर मिलके जो रिजल्ट आता है ये आता है 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। हाँ बोलो बेटा। सर ये हैश के बाद क्या लिखा है? इसके बाद इन एक्वस मीडियम ये जो बेसिक स्ट्रेंथ हम लोग ऑर्डर देख रहे हैं ये एक्वस मीडियम में निकाल रहे हैं। ये केवी वैल्यूज जो निकाली गई है ना, जिसके बेसिस पे ये आंसर आया है 213 वाला, ये एक्वस मीडियम में केवी वैल्यूज निकाली गई। ठीक है बोलो भाई। अब देखो अगर हम लोग इंडिविजुअल हर एक फैक्टर की बात करें, जैसे देखो अगर आई इफेक्ट की बात करें तो आई इफेक्ट के हिसाब से अगर ऐसा सोचो कि ये दोनों इफेक्ट नहीं लग रहे होते, केवल आई इफेक्ट लग रहा होता, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होता है इस हिसाब से? तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है ना। अच्छा लेकिन ये नहीं आ रहा है आंसर, इसका मतलब केवल कोई दूसरे फैक्टर भी हैं जो इफेक्ट कर रहे हैं इसको। तो अच्छा स्टेरिक हिंड्रेंस तो आप कह सकते हो टर्सरी में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो 3 बल्की ग्रुप से सराउंडेड है, तो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी इसकी बहुत पुअर होगी है ना। इस 3D में इतना स्पेस नहीं होगा कि वो 2 बल्की ग्रुप के बीच से आसानी से लोन पेयर दे पाए इन दोनों की कंपैरिजन। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से 3 डिग्री का बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। अच्छा 2 डिग्री 1 डिग्री में देखा जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना, बोलो भाई। और फिर ये क्या है सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है? तो सॉल्वेशन इफेक्ट ये बोलता है जैसे आपने ले लिया है 1 डिग्री अमीन और इसको किसमें डिसॉल्व कर दिया वाटर में, तो ये ब्रॉन्स्टन लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसको समझ सकते हैं कि वाटर इसको एक प्रोटॉन दे देगा या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, एक ही बात है, और ये क्या बना देगा NH3+ बना देगा, ऐसे बना देगा NH3+। अब देखो सॉल्वेशन इफेक्ट क्या बोलता है कि ये जो NH3+ है ये इस एमीन का क्या है कॉन्जुगेट, क्या बोलेंगे एसिड की बेस, एसिड। ये इस एमीन का कॉन्जुगेट एसिड है, एमीन को की बेस होते हैं तो इसका पॉजिटिवली चार्ज है कॉन्जुगेट एसिड है। और इसके जो ये 3 हाइड्रोजन है, इसके जो 3 हाइड्रोजन है वो एक ऐसे एटम से कनेक्ट हो गए जिसपे कौन सा चार्ज आ गया प्लस चार्ज आ गया, और नाइट्रोजन पे जब प्लस चार्ज आता है तो आई में कौन सा इफेक्ट उसका हो जाता है माइनस आई। इसका मतलब जैसे प्लस आएगा तो ये खतरनाक माइनस आई वाला ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी। और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने की वजह से, क्योंकि देखो ये सारा खेल पानी के अंदर हो रहा है ना, एमीन को आपने किसके अंदर डाला है वाटर के अंदर, तो इसके जो हाइड्रोजन है वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कनेक्ट हो जाएंगे, उनके पास इतना अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे, है ना। अच्छा ये केवल एक हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तीनों हाइड्रोजन क्या बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बोलो भाई। और बताओ जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उतना इस आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। जितना ज्यादा इस बॉन्डिंग बन रही वो कॉन्जुगेट एसिड उतना स्टेबलाइज हो रहा है, उतना ही इक्विलिब्रियम किधर जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन जो 2 डिग्री अमीन है 2 डिग्री अमीन में सॉल्वेशन इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि बेटा उसके पास एक ही हाइड्रोजन है, अच्छा एक वो ले लेगा पानी के साथ तो 2 हो जाएंगे, तो इसमें जो एच बॉन्डिंग बनाएंगे तो बेटा यही दोनों तो मिलके बनाएंगे, तो इसमें जो एच बॉन्डिंग है वो केवल 2 ही हाइड्रोजन बनाएंगे, इसलिए सॉल्वेशन इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा, इस आयन की स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी 1 डिग्री वाले रिस्पेक्ट में। और टर्सरी वाले में तो बेटा वो एक ही H+ आयन लेगा और वही H+ आयन क्या बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन इफेक्ट।
इस इफेक्ट के हिसाब से तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए? इस इफेक्ट के हिसाब से तो 1 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होना चाहिए। तो देखो तीनों इफेक्ट अलग अलग आंसर, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो तीनों इफेक्ट का आंसर अलग अलग है भाई। आई इफेक्ट के हिसाब से 3 2 1, ठीक है। स्टेरिक इंडेक्स में 3 सबसे कम होना चाहिए, ये बोल सकते हैं, और इसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा। तो इन तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आता है वो ये आता है ऊपर वाला, ठीक है। क्योंकि ये तीनों इफेक्ट से एक ही आंसर आ रहा होगा, तब तो हमारा वही आंसर हो जाता है कि एक इफेक्ट में कह रहा है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा, एक इफेक्ट में कह रहा है कि 1 डिग्री सबसे ज्यादा, इसलिए वो ऑर्डर थोड़ा सा मिक्स टाइप का हो गया और ऐसा आंसर आता है 213। तो ये हम लोग को याद ही करना पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर कभी थ्योरी में पूछ लिया जाए कि 1 डिग्री एमिन 2 डिग्री 3 डिग्री एमिन में ये जो ऑर्डर आ रहा है उसके पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पांसिबल है, तो कम से कम ये नाम आप लोग याद रखिएगा। 3 फैक्टर रिस्पांसिबल होते हैं, आई इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक इंडेक्स और तीसरा सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बनता है कि इन्हीं तीनों एमीन में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ अगर गैसियस फेज में पूछी जाए, एक्वस फेज में नहीं, गैसियस फेज में, तब कौन सा ऑर्डर होगा? 3 2 1 है। क्यों? गैसियस फेज में बेटा केवल आई इफेक्ट ऑपरेट होता है, ये लिख लेना। क्योंकि सॉल्वेशन इफेक्ट लग नहीं पाएगा क्योंकि पानी सॉल्वेंट है। तो ये अगर गैसियस फेज में पूछा जाए आपसे तो लिख लो, इन गैसियस फेज ओनली आई इफेक्ट ऑपरेट द बेसिक स्ट्रेंथ। सर ऑफ एमीन। हाँ बोलो बेटा। सर सॉल्वेशन इफेक्ट से क्या ऑर्डर आ रहा था? सॉल्वेशन इफेक्ट से जो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेस से बनने वाला जो कॉन्जुगेट एसिड है वो जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही इक्विलिब्रियम हमारा किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जितना ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन जाएगा उतने ज्यादा वो OH आयन रिलीज करेगा, उतना बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो वो ज्यादा स्टेबल उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है। क्या करो? तो वो स्टेबल हो रहा है तो सर उसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा होगा। हाँ, एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो हम लोग एमीन की बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना। एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है इसका मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक, ऐसे भी कह सकते हैं। एसिडिक कैरेक्टर सही कह रहे हो कम हो रहा है, लेकिन हमें उस कॉन्जुगेट एसिड के एसिडिक कैरेक्टर से नहीं मतलब है, हमें तो उस बेस एमीन के बेसिक कैरेक्टर से, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मेथिल को हटा के एथिल लगा दें, एथिलेमीन, डाइएथिलेमीन और ट्राइएथिलेमीन, और इनका बेसिक कैरेक्टर पूछा जाए तो ये ऑर्डर आता है, इसमें थोड़ा चेंज आता है, ये आता है 213 है, नहीं 231 है, 231। इसमें 2 डिग्री के बाद सेकंड नंबर में 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया, ठीक है, मेरी एक्वस के लिए है ना। और इसका कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है ना, कि 3 डिग्री वाला थोड़ा ज्यादा क्यों हो गया, इसको रट्टा ही लगाना पड़ता है भाई, है ना। इसमें हाँ अभी भी वो तीनों इफेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल अभी भी वही तीनों इफेक्ट है। एक हमारा कौन कौन सा, आई इफेक्ट, दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस और तीसरा सॉल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई बहुत प्रॉपर या लॉजिकल आंसर नहीं है, है ना। ये कुछ केमिस्ट्री में कुछ ऐसी भी टॉपिक है जहां पर कोई बहुत बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि जब अगर हम लोग लॉजिक के अकॉर्डिंग देखें तो इसका भी 213 ही होना चाहिए जैसे ऊपर वाले का है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑर्डर 3 डिग्री का ज्यादा बढ़ जाता है 1 डिग्री से, ठीक है। तो इसको याद ही करना बेटर रहेगा। हाँ, इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तो कहीं ऐसे याद किया कि जब मेथिल लगे हों, मेथिल, तो मेथिल कैसा ग्रुप है, छोटा, ठीक है, और जब एथिल है तो एथिल कौन से ग्रुप है, बड़ा।
तो जब छोटे ग्रुप लगे हैं वो तो छोटा नंबर 213 और 231 में छोटा नंबर कौन सा है? 213 231 में छोटा नंबर कौन सा है? 213। तो जब मेथिलेमीन, डाइएथिलेमीन, ट्राइमेथिलेमीन और अमोनिया में पूछे तो 213 बोल देना, और जब एथिल बैठा दे, एथिलेमीन, डाइएथिलेमीन, ट्राइएथिलेमीन और अमोनिया पूछे, है ना, तो फिर 231। ठीक है, ये आंसर। फिर आपके मन में आएगा सर एथिल के प्रोपिल बैठा दे, तो एथिल या एथिल से ज्यादा बड़े ग्रुप के रिस्पेक्ट में 231 ही रहता है, फिर वो नहीं चेंज होता है कि एथिल के प्रोपिल बैठा दो तो भी 231 रहता है। बस वो मेथिल के केस में केवल क्या रहता है 213, और एथिल से हायर एल्किल में 231। ठीक है, बोलो भाई। सर ये हाँ, क्या 231, हाँ, सर ये 231 और 213 है क्या? ये ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, ये ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का। 213 मतलब 2 मतलब 2 2 डिग्री डिग्री, है। 3 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ, 2 डिग्री मतलब ये वाला सबसे बेसिक है, और फिर 3 डिग्री मतलब फिर ये आएगा नंबर में, फिर 1 डिग्री इसके बाद आएगा, और फिर अमोनिया। ये ऑर्डर है। जैसे इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी, तो बताओ क्या आंसर होगा? 231 के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा? सबसे ज्यादा बेसिक किसको बोलेंगे? बोलो भाई। ये थी कि वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर याद कराया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि बिना याद ये आप बता नहीं पाओगे, है ना, क्योंकि तीनों फैक्टर में एक दूसरे को वो अपोज कर रहे हैं। एक फैक्टर बोल रहा है 3 डिग्री ज्यादा, एक बोल रहा है 1 डिग्री ज्यादा, तो फाइनल आंसर मिक्स टाइप का हो जाता है ऑर्डर। ठीक है, तो मेथिल के केस में 213 हो जाएगा, और मेथिल से हायर एल्किल में, एथिल या प्रोपिल में 231। ठीक है, ये याद ही करना होता है, इसमें कुछ वो नहीं। हाँ, गैसियस फेस में कौन सा इफेक्ट लगता है? केवल आई इफेक्ट ना, स्टेरिक इंडेक्स गैसियस स्टेरिक इंडेक्स को नहीं लगता। देखो, गैसियस स्टेट में स्टेरिक हिंड्रेंस तब लगता है जब सॉल्वेंट हो, क्योंकि सॉल्वेंट जब होता है तो एमीन में फ्लिपिंग बहुत रेयर हो पाती है, और फ्लिपिंग नहीं हो पाती है तभी स्टेरिक हिंड्रेंस उस पे हावी होता है, क्योंकि इस फ्लिपिंग अगर मींस में होने लगती है तो उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस हावी नहीं हो पाता है। गैसियस स्टेट में फ्लिपिंग बहुत तेजी से होने लगती है, एमीन्स फ्लिप करने लगते हैं, और फ्लिपिंग ज्यादा रैपिड होने की वजह से इस स्टेरिक हिंड्रेंस ऑपरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, बोलो भाई। तो ये ध्यान रखना, एक जैसे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। इसमें आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी ऑफ इन गैसियस फेज। देखो इसमें उसने लास्ट में गैसियस फेज बोला है, तो गैसियस फेज में तो सीधा आंसर हो जाएगा सर 1। 3 डिग्री, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री, इसमें केवल आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, तो आंसर ए हो जाएगा ना। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर मान लो कि यहाँ गैस फेस ना बोलता सपोज, और एक्वस फेस बोल देता, तो फिर क्या आंसर होगा? तो सब मेथिल है ना ये, तो 213 एन, 213 एन के हिसाब से क्या आंसर आता है? फिर सी आता है। तो अगर एक्वस बोलता तो सी आंसर है ना। 213, ये तो पहचान लो भाई, ये 2 डिग्री है, मैंने इस एन के साथ 2 लिख दिया है ना, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री अमोनिया, तो 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री नाइट्रोजन, 213 है। ठीक है, क्लियर है? ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री। हाँ बोलो बेटा। नहीं सर, है ना, वैसे इस क्वेश्चन का आंसर ए है, वो मैंने एक आपको दिया है कि एक्वस होता तो आंसर क्या होता, तो एक्वस होता तो फिर आंसर ए ना होके फिर सी हो जाता। ठीक है, अच्छा, एक ये देखो जेईई मेन में आया हुआ है क्वेश्चन, आप ही लोग करो। द इंक्रीजिंग बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, आपको 4 एमीन लिखी है उसने, इनमें पूछ रहा है। हाँ
हाँ एक बात है ना, जब कुछ ना बोले कि फेस क्या है तो एक्वस मानना है, क्योंकि वो मोस्ट कॉमन फेस है। तो जब कुछ ना बोले तो एक्वस ही मानते हैं फिर, ठीक है, क्योंकि गैस फेस वो साफ साफ बोले तभी मानना। फोर्थ है, आ रहा है फोर्थ सभी का? हाँ तो इसमें फोर्थ ही आना चाहिए। देखो ये वाला एमीन, पहले सबकी डिग्री देख डालो, 1 डिग्री। ये वाला एमीन बेटा 2 डिग्री। ये वाला एमीन टर्सरी 3 डिग्री। ये वाला है तो 2 डिग्री, लेकिन इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड भी है, देखो, क्योंकि फेनिल लगा दिया, फेनिल के पाई बॉन्ड के साथ वो डीलोकलाइज्ड है। और बाकी में देखो, बाकी में वो कहीं डीलोकलाइज्ड नहीं, तो इसका मतलब डीलोकलाइज्ड बेस जो होगा वो सबसे पुअर बेस होगा, वीकर बेस होगा, तो सबसे लास्ट में तो डी पटक दो, है ना, सबसे लास्ट में तो मतलब कि सबसे वीकेस्ट बेस डी होगा। अब इन तीनों में 1 डिग्री 2 डिग्री में बेटा 3 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस हावी हो जाएगा, तो 3 डिग्री की बेसिक कैरेक्टर 1 डिग्री से क्या हो जाएगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री से कम, तो फिर इसके बाद आएगा सी। और 1 डिग्री 2 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस होता नहीं है, तो यहाँ आई इफेक्ट से देखो, इसमें एक एथिल का प्लस आई लग रहा होगा, इसमें 2 एथिल का प्लस आई लग रहा होगा, है ना, तो 2 डिग्री वाले का 1 डिग्री से ज्यादा होगा, ठीक है। तो फिर बॉम्बे और फिर ए, ठीक है। सर बी वीकेस्ट होने का रीजन क्या बताया था आपने? डी वाले के केस में डी वाले में बेटा लोन पेयर जो है ना वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व, यस सर, यस सर। और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस इसका 3 डिग्री वाले का लोन पेयर तो हिंडर्ड है, लेकिन तब भी रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व नहीं है, तो वो लोकलाइज्ड, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर कंटेनिंग बेस स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं डी लोकलाइज्ड बेस, इसलिए सी का बेसिक कैरेक्टर डी से तो ज्यादा ही होगा, है ना, है क्या? बी अच्छा उल्टा, बी तो पहले ही होगा, 2 डिग्री तो 1 डिग्री से ज्यादा सर बी होगा। का ए से ज्यादा होना चाहिए ना? हाँ वो लिखते समय गलत कर दिया, अब सही है, बी ज्यादा होगा, बी तो ज्यादा हो गए है ना, उसमें प्लस आई ज्यादा लग रहा है, उसमें 2 एथिल का प्लस आई लगा, ठीक, या वो दोनों एथिल है तो 213 231 में 2 डिग्री 1 डिग्री में तो आंसर क्या आ रहा है, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा ही है, तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब इसमें एक एलिफेटिक एमीन से भी स्ट्रॉन्गर बेस की बात करने जा रहे हैं। एलिफेटिक एमीन से भी स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एमिडीन्स, है ना, ये एक स्पेसिफिक टाइप की कैटेगरी होती है, एमिडीन्स बोलते हैं हम लोग। एमिडीन्स के लिए बोला जाता है एमिडीन्स, ऑल एमिडीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एलिफेटिक एमीन, जितने भी एमिडीन्स होते हैं वो एलिफेटिक एमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं। अब ये होते क्या है भैया, एमिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एमिडीन का स्ट्रक्चर आप लोग जरूर बना लीजिए। एमिडीन इस तरह के देखने को मिलते हैं, एमिडीन्स में ये कहानी होती है, ये एच हटाना पड़ेगा, नहीं कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी। एमिडीन इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं। अब इतना बस ध्यान रखो, वो आर तो कुछ भी हो सकता है, ये आर तो कुछ भी हो सकता है। अगर इतना पूरा फंक्शनल ग्रुप कहीं दिखने लगे तो इसको एमिडीन बोलते हैं। इतने पूरे को क्या बोलते हैं, एमिडीन। कार्बन के साथ एक NH2 हो सिंगली बॉन्डेड और एक NH हो डबली बॉन्डेड, तो ये पूरा एक कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप होता है। ये एमीन नहीं है, एमीन में तो केवल बेटा एक ही NH2 होना, एक ही नाइट्रोजन होना चाहिए। इसमें एक कार्बन एक NH2 से जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से, और वही कार्बन एक NH के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा।
तो इसको इस फंक्शनल ग्रुप को एमिडीन बोला जाता है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का फंक्शनल ग्रुप होता है, ये भी एक नाइट्रोजनस बेस होता है और इसकी केबी वैल्यू एलिफेटिक एमीन से ज्यादा होती है। मतलब कहीं एमिडीन दिख जाए तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ नॉर्मल एलिफेटिक एमीन से ज्यादा होता है, ठीक है। एमिडीन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एलिफेटिक एमीन, ठीक है। अब इसका रीजन भी पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों भाई, व्हाई एमिडीन्स आर मोर बेसिक देन एलिफेटिक एमीन, ऐसा क्यों, एमिडीन क्यों अच्छे स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, ऐसी क्या खास बात है इनमें, ठीक है। तो ये आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। एमिडीन्स अच्छे बेस क्यों होते हैं, उसका रीजन है बिकॉज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एमिडीन्स आर स्टेबलाइज्ड बाय इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होता है, अभी बना के दिखाऊंगा आपको मैं, लेकिन पहले ये लाइन लिख लो आप लोग। एमिडीन्स जो होते हैं, एमिडीन्स का जब हम लोग कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं, मतलब उसमें जब एक प्रोटॉन ऐड करते हैं तो उसका कॉन्जुगेट एसिड जो होता है वो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल एलिफेटिक एमीन होते हैं उसमें जो H+ ऐड करते हैं तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता ही नहीं, है ना। देखो कैसे स्ट्रक्चर इसको बना के देखो, जैसे एमिडीन ले लो आप, ये एक एमिडीन ले लिया मैंने और ये एलिफेटिक एमीन से क्यों ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेन लॉरी थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे ही इसमें आप वाटर जब एमिडीन को पानी में डालेंगे तो वो वाटर से क्या चुरा लेगा, H+ आयन। अच्छा ये बताओ, ये तो तुम लोग बता सकते हो कि देखो इसके पास 2 नाइट्रोजन और दोनों के पास लोन पेयर है, तो ये जो H+ आयन लेगा तो ये वाला नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा H+ आयन, डबली बॉन्डेड नाइट्रोजन, कि ये NH2 वाला नाइट्रोजन, NH2 वाला कौन, क्यों NH2 वाला क्यों लेगा भाई? NH2 का लोन पहले ही से रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो डीलोकलाइज्ड है ना। और NH का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड है ना, वो लोकलाइज्ड है। और लोन पेयर तो वो अच्छा लेगा ना, वो एक्सेप्ट करेगा जो जिसकी लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी, तो लोकलाइज्ड लोन पेयर पे लोन पेयर डेंसिटी ज्यादा होगी, है ना। बोलो भाई, मोर लोन पेयर डेंसिटी, है ना, ये ज्यादा अच्छे बेस होंगे। तो इसका मतलब ये H+ आयन लेगा तो ये लेगा ना NH, NH2 क्यों लेगा, जब उसके पास ज्यादा अच्छा ऑप्शन NH है तो वो H+ आयन NH के साथ जुड़ना चाहेगा ना। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन पता होना चाहिए कि जब भी एमिडीन में H+ आयन जोड़िएगा तो वो NH के साथ जोड़िएगा, क्योंकि NH का लोन पेयर क्या है, NH का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, लोकलाइज्ड है। अच्छा तो ये बन गया भाई। अब ये रेजोनेंस से कैसे स्टेबलाइज हो रहा है, समझ पा रहे हो कि ये इसका क्या बनाया मैंने इसका बनाया कॉन्जुगेट एसिड, ये एमिडीन का क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड। और ये कॉन्जुगेट एसिड का जो पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हो ना, ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे, इसके अब देखो इसके पड़ोस में NH2 पे लोन पेयर है ना, तो अगले स्ट्रक्चर में ये कूदेगा लोन पेयर, और ये वाला पाई बॉन्ड किस पे चला जाएगा, इस पे। तो इसका जरा अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाओ, RC डबल बॉन्ड NH2 और इधर NH2। तो इसका पॉजिटिव चार्ज जो इस नाइट्रोजन का है ना, वो अगले स्ट्रक्चर में दूसरे नाइट्रोजन पे चला गया। मतलब पॉजिटिव चार्ज 2 नाइट्रोजन पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। ऐसे वो एक नाइट्रोजन पे बैठा रहेगा, ऐसे 2 नाइट्रोजन पे टिक 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 डीलोकलाइज हो रहा है, तो वो पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस से अच्छा, ये रेजोनेंस भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, आप इतना पार्ट देखो, इतना पार्ट आपको लगेगा सेम ही तो है,
है ना। इसमें नीचे NH2 है, उसमें NH2 हो गया, ऊपर NH2 वाला नीचे आ गया, है ना। तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ही जा रहा है, तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है तो वो बहुत इफेक्टिव होता है नॉन इक्विवेलेंट के अंदर। इसलिए एमिडीन जो होते हैं बहुत अच्छे बेस होते हैं, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट एसिड आप जो देख रहे हैं, ये लिख लीजिएगा, कॉन्जुगेट एसिड स्टेबलाइज हो रहा है किससे, स्टेबलाइज बाय इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बोलो भाई, ठीक है, आया समझ में, नहीं आया। ये होता है एमिडीन। और एमिडीन फैमिली का एक बेस, ये सुपर बेस बोलते हैं, इससे ज्यादा केली वैल्यू किसी बेस की नहीं होती है। बेस में सबसे अच्छा बेस ग्वानिडीन होता है। ये ग्वानिडीन एमिडीन फैमिली का ही मेंबर है। अगर ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये इसको ग्वानिडीन बोल रहे हैं। ग्वानिडीन सुपर बेस है, उसमें बस क्या है कि वो R की जगह भी क्या लगा दिया NH2, है ना। एमिडीन में क्या था कि यहाँ पे R था, इस R की जगह भी क्या आ जाए NH2, तो इसको बोलते हैं ग्वानिडीन। और ग्वानिडीन सुपर बेस होता है, इससे अच्छा बेस कोई भी नहीं, है ना। अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाए बेसिक स्ट्रेंथ का और किसी ऑप्शन में ग्वानिडीन को डाल दिया जाए तो इसको सबसे आगे बैठा देना, इसका केवी सबसे ज्यादा होता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जब इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो वो 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है ना, क्योंकि इसमें एक NH2 एक्स्ट्रा आ गया। जबकि जो नॉर्मल एमिडीन होते हैं वो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से स्टेबलाइज है ना। ग्वानिडीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्रोजनस बेस। ग्वानिडीन जो होता है वो नाइट्रोजनस बेस में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इससे ज्यादा केबी वाला बेस पाया ही नहीं जाता है, हाईएस्ट केबी इसी का होता है, ठीक है ना। तो ग्वानिडीन इसको बस याद ही रखना भैया कि ये ग्वानिडीन कहीं दिख जाए, है ना, आपके क्वेश्चन में, तो सबसे सुपर बेस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस नाइट्रोजनस बेस में यही होता है, ठीक है। बोलो भाई, तो चलो फिर आगे कल करेंगे। अभी एक जनरल ऑर्डर भी बताएंगे बेस का क्या होता है, ऑलमोस्ट खत्म ही होने जा रहा है बेसिकली, ठीक है। बाकी सीट में आप लोग सेक्शन A B ये अटेम्प्ट करिएगा, है ना, अपनी रेजोनेंस की सीट से सेक्शन A और B, ठीक है, क्लियर। चलो फिर कल मिलते हैं। Yes, sir.